आदाब। आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान ने बहरीन में अमेजन कंपनी का डेटा सेंटर उड़ाया। ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर हो सकता है अब तक का सबसे बड़ा हमला। ईरान ने आखिर कहां ले जाकर छुपाया है अपना न्यूक्लियर मटेरियल? ताजा रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले दावे। इसराइल के अंदर हजारों हरेदी यहूदियों ने आईडीएफ के खिलाफ कर दी बगावत। और कतर से डोनाल्ड ट्रंप को मिले जहाज की हो रही किरकिरी। एयरफोर्स वन को फिर से वर्कशॉप भेजेंगे ट्रंप। कई बड़ी खबरें हैं इस वीडियो में, शुरुआत से आखिर तक बने रहिए। आदिल खान आजाद का सलाम कबूल कीजिए। ईरान अब सिर्फ अमरीकी अड्डों को ही नहीं बल्कि उन कारोबारी इदारों को भी निशाना बना रहा है जिन पर उसका इल्जाम है कि वो अमरीकी फौज की मदद कर रहे हैं। अब ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार अमेजन के एक बड़े डेटा सेंटर को मिसाइलों से तबाह कर दिया है। 21 जुलाई को ईरान की IRGC ने यह दावा किया दोपहर में कि उसकी एरोस्पेस फोर्स ने बहरीन में मौजूद अमेजन के सेंट्रल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया और उसे तबाह कर दिया, क्रूज मिसाइलों से। IRGC का कहना है कि ये डेटा सेंटर सिर्फ एक कमर्शियल फैसिलिटी नहीं था बल्कि अमरीकी फौज को डेटा और टेक्निकल सपोर्ट मुहैया करा रहा था, इसीलिए उसे मिलिट्री टारगेट मानकर निशाना बनाया गया। ईरान का कहना है कि यह हमला दारखोविन में अमरीकी हमलों के जवाब में किया गया, जहां उसके मुताबिक अमरीकी फोर्सेस ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। ईरान के एक सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट को वहां पर निशाना बनाया गया था ना। अगर ईरान का यह दावा सही है तो इसका मतलब ये होगा कि जंग अब सिर्फ फौजी अड्डों तक महदूद नहीं रही बल्कि टेक्नोलॉजी, डेटा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी टकराव का हिस्सा बन चुके हैं। यानी अब मिसाइलें सिर्फ इमारतों को नहीं ढूंढ रही बल्कि उस डेटा को भी तलाश कर रही हैं जिससे जंग लड़ी जाती है। अब दो बड़ी खबरें सुनिए सर, ईरान के एटमी अड्डों से जुड़ी हुई, ईरान के न्यूक्लियर मटेरियल से जुड़ी हुई और बेहद खास हैं। क्या ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होने वाला है? और क्या यह हमला कभी भी शुरू हो सकता है? इस बार ऐसे इशारे सिर्फ अमेरिकी मीडिया से नहीं हो रहा है बल्कि रूस के सरकारी मीडिया से भी ये सिग्नल मिलने लगे हैं। 21 जुलाई की सुबह करीब 6 बजे रूस के सरकारी मीडिया नेटवर्क RT ने एक अहम रिपोर्ट शेयर की, या यूं कहे कि एक मालूमात शेयर की, जिसने एक बार फिर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए। RT ने फॉक्स न्यूज के हवाले से दावा किया कि अगर ईरान के साथ फुल स्केल जंग दोबारा भड़कती है तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर नए और कहीं ज्यादा बड़े हमलों का हुक्म दे सकते हैं, न्यूक्लियर अड्डों को तबाह कर देंगे। ईरान आज ही कह चुका है कि फुल स्केल जंग शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर जंग दोबारा तेज होती है तो इसराइल भी अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बमबारी में शामिल होगा। नेतन्याहू बेचैन बहुत है। यानी अब निशाना सिर्फ मिसाइल अड्डे, एयरबेस या मिलिट्री ठिकाने नहीं रहेंगे बल्कि सीधा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम निशाना हो सकता है। दोस्तों, ऐसी रिपोर्ट्स अक्सर यूं ही सामने नहीं आती। जब बड़े मीडिया हाउसेस एक नैरेटिव को बार बार उछालने लगे तो उसके पीछे सिर्फ खबर नहीं बल्कि आने वाले किसी बड़े मरहले का, बड़े खतरे की आहट छुपी होती है। और अब ये आहट पहले से कहीं ज्यादा साफ सुनाई दे रही, अगर आप सुन सकें। ऐसा लगता है कि जैसे जंग की आग अभी अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंची ही नहीं और सबसे बड़ा धमाका शायद अभी होना बाकी है। मसूद पेजेश्कियान, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, डिक्लेयर कर चुके हैं 20 जुलाई की रात, वी आर इन द मोड ऑफ फुल फ्लैश वॉर। फुल फ्लैश वॉर के हम मोड में हैं और शुरू हो चुकी है फुल फ्लैश वॉर। अमेरिका क्या कह रहा है? फुल फ्लैश वॉर हुई तो न्यूक्लियर अड्डे, न्यूक्लियर अड्डे मतलब भारी तबाही। पिछले जैसा हमला नहीं, इस बार सब कुछ तबाह कर देने के लिए होगा। और उसमें क्या कोई बड़ा धमाका हो सकता है, पता नहीं। लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल से जुड़ी एक बड़ी सनसनीखेज खबर सुनिए, रिपोर्ट है, तफसीली रिपोर्ट है, जरा सुनिएगा। ईरान ने अपना न्यूक्लियर मटेरियल ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां तक दुनिया के सबसे ताकतवर बमों का पहुंचना भी आसान नहीं माना जाता। और अब अमेरिका और इसराइल को सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं इसी पहाड़ के नीचे ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे ना बढ़ा रहा हो, कहीं वो एटम बम ना बना रहा हो। आइए 21 जुलाई को आई इस सनसनीखेज रिपोर्ट को जरा तफसील से समझ लेते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं इस रिपोर्ट का। अमरीकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह खबर सामने आई है और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस्राएली और अमरीकी अफसरों के हवाले से यह दावा किया है कि ईरान ने पिछले साल अपने हजारों यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूज नातांज के करीब मौजूद
पिकेक्स माउंटेन के नीचे, पिकेक्स पहाड़ के नीचे बनी अंडरग्राउंड फैसिलिटी में पहुंचा दिए थे। यही सेंट्रीफ्यूज एटम बम बनाने में भी आगे चल के काम आते हैं, कई और चीज़ों के अलावा, और ये ज़रूरी हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए ज़रूरी हैं। और बम बना, और यूरेनियम एनरिच तो फिर बम बनेगा। अभी सुनिए, रिपोर्ट है, मेन चीज़ें तो आगे आ रही हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये तबादला, ये शिफ्टिंग, ये ट्रांसफ़र यूरेनियम का पिछले साल की उस 12 दिन की जंग के बाद हुआ जिसमें अमेरिका और इसराइल ने ईरान की 3 बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर ज़बरदस्त बमबारी की थी। अमरीकी और इसराइली अफसरों का कहना है कि इतनी अहम न्यूक्लियर मशीनरी को इस गहराई में ले जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि ईरान हर हाल में अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को जिंदा रखना चाहता है, चाहे उस पर कितना भी बड़ा फौजी हमला क्यों ना हो जाए। जाहिर है ये कंफर्म कर रहे हैं कि वहां पहुंच गया है कि मशीनरी को ले जाना है वो वगैरह। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिकेक्स नाम का ये पहाड़ ईरान के नतांज न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के जुनूब में मौजूद है और इसके नीचे बन रही सुरंगें ग्रेनाइट की चट्टानों के अंदर 100 मीटर से भी ज्यादा गहराई तक जाती हैं। अब ग्रेनाइट की चट्टानें खुद में बहुत मजबूत हैं। अमेरिका के एक मशहूर न्यूक्लियर रिसर्च थिंक टैंक का नाम सुनिए, ISIS, और इसके मुताबिक ये फैसिलिटी फोर्डो न्यूक्लियर अड्डे से भी ज्यादा गहरी और ज्यादा महफूज मानी जा रही है और अब तक हुए किसी भी अमरीकी या इजरायली हमले में इसे निशाना नहीं बनाया गया क्योंकि यहाँ बम बेकार जाते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इतनी गहराई तक पहुंचना दुनिया के सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बमों के लिए भी बेहद मुश्किल काम माना जाता है, लेकिन एक साथ कई बम बरसाए जाएं, 20-25 तो कुछ हो सकता है। उधर ईरान का कहना है कि इस जगह का इस्तेमाल सिर्फ एडवांस सेंट्रीफ्यूज बनाने और असेंबल करने के लिए किया जा रहा है, ना कि यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के इंस्पेक्टर्स को इस फैसिलिटी में दाखिल होने की इजाजत भी नहीं दी। IAEA के डायरेक्टर हैं जनरल राफेल ग्रॉसी। कई बार वो ईरान से उस जगह के बारे में जवाब मांग चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि मुझको तसल्ली के मुताबिक कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिला ईरान की तरफ से। इसी वजह से अमेरिका और इसराइल का शक बढ़ रहा है। दोनों के अंदर ये अंदेशे और गहरे होते जा रहे हैं कि शायद ईरान ने अपना सबसे अहम न्यूक्लियर मटेरियल किसी ऐसी महफूज जगह पर पहुंचा दिया है जहां से उसे तबाह करना बेहद मुश्किल हो, शायद इसी पहाड़ के नीचे। पिकेक्स। डोनाल्ड ट्रंप भी पहले कह चुके हैं कि अमेरिका ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर हथियार हासिल करने नहीं देगा और उन्होंने खास तौर पर पिकेक्स माउंटेन का जिक्र करते हुए कहा था कि अमेरिका वहां की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान ने वाकई अपना सबसे अहम न्यूक्लियर मटेरियल पिकेक्स माउंटेन के नीचे छुपा दिया है या फिर उसे किसी और उससे भी ज्यादा महफूज जगह पर मुंतकिल यानी शिफ्ट कर दिया गया है? इसका जवाब तो ईरान जाने या खुदा जाने, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब ऐसी रिपोर्ट्स दुनिया के सबसे बड़े अखबारों में लगातार सामने आने लगे तो अक्सर उनके पीछे सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि किसी बड़ी हरकत की आहट छुपी होती है। मैं बार बार यही बात आपको समझाता हूँ। कभी कभी खबरें एक नैरेटिव सेट करती हैं और हमले के लिए उकसाती हैं, बताती हैं कि अगला हमला कहाँ करना है। अब बात गज़ा की। गज़ा में एक और घर मलबे का ढेर बन गया और उसके साथ कई मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गईं। इसराइली ड्रोन हमले ने इस बार गज़ा सिटी के बीचों बीच एक रिहायशी मकान को निशाना बनाया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक गज़ा सिटी के एक रिहायशी घर पर इसराइली ड्रोन ने हमला किया 20 जुलाई की रात। इस हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिसमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 जुलाई की रात यह हमला इतना अचानक हुआ कि घर में सो रहे लोग निकलने का मौका भी तलाश नहीं सके। देखते देखते पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। सामने आई शुरुआती तस्वीरों में मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने की कोशिशें और चारों तरफ फैली तबाही साफ दिखाई दे रही है। हर तरफ तबाही का मंजर है। दोस्तों, गज़ा में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जब किसी घर का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद ना हो जाता हो और किसी माँ की गोद या किसी बच्चे की दुनिया हमेशा के लिए उजड़ ना जाती हो। बढ़ते हैं आगे। इसराइल की जंग सिर्फ गज़ा तक महदूद नहीं है। इसराइल के अंदर भी एक कोहराम मचा हुआ है। इसराइल के अंदर ही अपनी फौज में भर्ती को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है। फौज में जाने से इनकार करने वाले एक मजहबी यहूदी नौजवान की गिरफ्तारी के बाद हजारों हरेदी यहूदी 20 जुलाई की रात सड़कों पर उतर आए, IDF के खिलाफ बगावत से करती।
ताज़ा तस्वीरों के मुताबिक इसराइल की मिलिट्री डिटेंशन फैसिलिटी प्रिजन 10 के बाहर बड़ी तादाद में हरेदी यहूदियों ने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रोटेस्ट उस वक्त शुरू हुआ जब आईडीएफ में मिलिट्री सर्विस से इनकार करने वाले एक मजहबी नौजवान को, हरेदी को, गिरफ्तार कर लिया गया। हरेदी यहूदियों का कहना है कि उनके मजहबी अकीदे उन्हें फौजी खिदमत की, फौजी सर्विस की इजाज़त नहीं देते, इसीलिए उन्हें जबरन फौज में भर्ती करने की कोशिशें काबिल कबूल नहीं हैं। सामने आई तस्वीरों में प्रोटेस्टर्स, मुजाहिरीन बड़ी तादाद में सड़कों पर जमा दिखाई दे रहे हैं, जबकि कई जगह पुलिस और एहतजाज करने वालों के बीच तानातनी की भी रिपोर्ट सामने आई हैं। ये सब रात से शहर तक की तस्वीरें हैं। यानी बाहर इसराइल कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है और अंदर अब अपने ही लोगों को फौज में भेजने का मसला उसकी नई सरदर्दी बनता जा रहा है। हरेदियों को कभी फौज में भर्ती नहीं किया जाता था, वो इबादत करते रहते थे हर जगह जाकर। मस्जिद अल-अक्सा में भी ज़बरदस्ती घुस के नाजायज़ तौर पर। लेकिन ये फौज में उन्हें भर्ती करने की ज़रूरत यूँ पड़ी क्योंकि गज़ा की जंग में बहुत फौजी मारे गए, बहुत ज़ख्मी हो गए, ज़िंदगी भर कभी लड़ नहीं पाएंगे। तो फिर उनके माँ बाप उन फौजियों के कहने लगे और उनके साथ और फौजियों के कि सिर्फ हमारे बच्चे क्यों जाएं, इन्हें भी भेजो, ये भी इस मुल्क में रहते हैं, ये भी इस मुल्क की सहूलतें लेते हैं। तो इन्हें हरेदियों को अंदर डालने की बात हुई तो खिलाफ हो गए। अब एक दिलचस्प खबर सुनिए। जिस हवाई जहाज को डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज बताते रहे, अब उसी को दोबारा वर्कशॉप भेजना पड़ रहा है मरम्मत के लिए। कतर के तोहफे में मिला नया एयरफोर्स 1 अभी पूरी तरह महफूज नहीं है और अब उसमें बड़े सिक्योरिटी अपग्रेड किए जाएंगे। कतर से तोहफे में मिला था ये। 20 जुलाई को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम किया कि कतर की तरफ से तोहफे में मिला नया एयरफोर्स 1 जल्द ही बड़े अपग्रेड्स के लिए भेजा जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल देखकर लौटते वक्त जब जर्नलिस्ट ने, सहाफियों ने ट्रंप से पूछा क्या इस नए जहाज में पुराने एयरफोर्स 1 जैसी मिसाइल डिफेंस सलाहियत मौजूद है, तो इसके जवाब में ट्रंप ने कहा इसमें बहुत सी सलाहियतें हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक तकरीबन 1 महीने के अंदर इसे भेजा जाएगा वर्कशॉप, ताकि इसकी तमाम सलाहियतों को मैक्सिमम लेवल तक पहुंचाया जा सके। यानी कुछ तो कमियां हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नया जहाज अभी भी सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम के लिहाज से पुराने एयरफोर्स 1 जितना मजबूत नहीं माना जा रहा, इसीलिए उसमें बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की जाएंगी। यानी जिस जहाज को ताकत और शान की नई अलामत बनाकर पेश किया गया था, अब वही जहाज पहले अपनी हिफाजत मुकम्मल करवाएगा, उसके बाद ही दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी का बोझ उठाएगा। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि एयरफोर्स 1 अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के प्रेसिडेंट का जहाज का नाम होता है। और ये सिर्फ एक जहाज नहीं होता है, चलता फिरता एक ऑफिस होता है, एक बेडरूम होता है, एक महल होता है और एक मिलिट्री हेडक्वार्टर की तरह भी काम करता रहता है। और इसमें मिसाइलें, एयर डिफेंस टाइप की सारी चीज़ें जो हैं, इंटरसेप्टर्स वगैरह सब लगे हुए होते हैं। चलता फिरता एक एडवांस फाइटर जेट होता है और हैवी साइज का। और अब 2 तस्वीरें देखिए। स्पेन ने फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता तो कैसे उस मुल्क में अपनी टीम का इस्तकबाल किया जा रहा है, कैसे जश्न मनाया जा रहा है। मैंने शायद ही इतनी भीड़ कहीं देखी, किसी नेता के शो में भी नहीं देखी, जहां पर लोग बुलाए जाते हैं बसों में खाने के पैकेट देकर, पैसे देकर। ये सब लोग फ़ैन हैं फुटबॉल के और लाखों लाख की तादाद में यहाँ मौजूद हैं। लीडर से ज़्यादा स्पोर्ट्स मायने रखता है। हमेशा याद रखिए, सियासत बड़ी घटिया शय है क्योंकि इसमें झूठ बोले जाते हैं, जुमले उछाले जाते हैं, वो कहा जाता है जो कभी पूरा नहीं किया जाता। KRK ने ये तस्वीर शेयर की और कहा कि फीफा वर्ल्ड कप जीतने पर स्पेन के लोग अपने मुल्क की टीम का इस्तकबाल कर रहे हैं, शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। गलियां फटी पड़ी हैं, पटी पड़ी हैं और इंडिया में भी सड़कों पर लोग हैं, लेकिन दुख के साथ डंडे भी चल रहे हैं। और एक और तस्वीर हमारे संसद की, जब मैं इन तस्वीरों को देखता हूं तो कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह भड़क रहे हैं संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी पर कि क्यों उन्हें रोका जा रहा है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर से जवाब तलब कर रहे थे कि जवाब दो, प्रधानमंत्री जवाब दो। वो भड़क गए। आपने पिछली बाइट का एम्बियंस सुना होगा, इसका एम्बियंस सुनिएगा। मैं चाहता हूँ आप ये पूरी बाइट सुने, 37 सेकंड की है और आप देखें कि ये क्या बंदा है।
اس جیسا اسے کہتے ہیں ببر بندہ ہے یہ، اور اندر کھڑا ہو کے مطلب دھاڑ رہا ہے، اور پھر وہ مڑتا ہے کہ روکا کیسے اندر؟ آپ ہر کہیں روکو گے؟ مطلب دیش کی سنسد میں تو جواب مانگیں گے ہی، نعرے لگتے ہی ہیں، کس نے نہیں لگائے، اور وہ پلٹ کے پھر اپنے چالو ہو جاتے ہیں پردھان منتری جواب۔ تو سنیے اس بائٹ کو۔ یہاں کھڑا ہونے سے کیسے روکا آپ نے؟ یہ بھارتی جنتا پارٹی کا صدر نہیں ہے، یہ ہم سب کا صدر ہے۔ یہاں گنڈا گردی کے خلاف نعرے لگائیں گے، یہاں تو روک دیا آپ نے۔ پردھان منتری جواب۔ امید یہ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ شو پسند آیا ہوگا۔ آپ کی بڑی یہ مجھ سے لوگ کہہ رہے تھے، حسرت تھی کہ میں ہندوستان کی بھی خبریں لوں۔ میں سوچتا ہوں ایک دو تصویریں اور ایک دو خبریں، یا ایک دو بڑی خبریں اور تصویریں مل جائیں تو اچھا، روز لیا کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ شو پسند آیا ہو تو اسے آگے بڑھائیے۔ تھینک یو۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔